आपके सामने 10 किलो फूड ग्रेन पड़ी है, 5 किलो राइस एंड 5 किलो व्हीट। आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है उसको परचेज करने का, बट फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल, बट यू डू नॉट हैव परचेजिंग पावर टू परचेज दैम। क्या फूड सिक्योरिटी है? तो फूड सिक्योरिटी में एक और आयाम आता है कि इकोनॉमिक कंडीशन, परचेजिंग पावर जनता की इस लेवल की बनाओ कि वो फूड ग्रेन परचेज कर सके। दूसरी बात, आपकी जेब में पैसा है फूड ग्रेन परचेज करने का, 10,000 रुपये है आपके पास, लेकिन कंट्री में फूड ग्रेन अवेलेबल ही नहीं है। आप दुकान पे गए पैसा लेके, कई बार गए तो दुकान से सामान मुक गया होता, कितों देर भाई है ही नहीं जल्द। इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिजिकली फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं है, तो क्या फूड सिक्योरिटी है? नहीं। तो फूड होना भी जरूरी है। फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज आल्सो मैंडेटरी। ठीक है। थर्ड थिंग, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने फूड की डिमांड करी जलंधर में, फूड अवेलेबल है हरियाणा में, आपको फूड की भूख अभी लगी है, आपने डिमांड करी जलंधर में, फूड अवेलेबल है हरियाणा में, तो क्या फूड सिक्योरिटी है? नहीं सर। सो लोकेशन, जगह बहुत ज़रूरी है कि फूड कहाँ अवेलेबल है, नियरेस्ट पॉइंट पर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है जी सर। आपने फूड की डिमांड करी सुबह, फूड मिल रहा है आपको अगले दिन सुबह, क्या फूड सिक्योरिटी है? नो सर। उचित समय पर, जिस समय डिमांड हो उसी समय पर खाना उपलब्ध हो, फूड ग्रेन अवेलेबल हो, उसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है जी सर। यस सर। आपने फूड ग्रेन की डिमांड करी, आपकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA जिसे कहते हैं 2400 किलो कैलोरीज पर डे, आपने डिमांड करी उतने फूड की, है ना, फूड ग्रेन आपको मिल रहा है उससे हाफ, क्या फूड सिक्योरिटी है? नहीं। तो जितनी डिमांड है उतना फूड अवेलेबल होगा तो ही फूड सिक्योरिटी है। मैंने अपनी डेफिनेशन को प्रूव कर दिया ना? यस सर। सही समय पर, सही मात्रा में, सही जगह पर, सही डिमांड के मुकाबले सही खाना उपलब्ध हो, वही फूड सिक्योरिटी है। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट आते हैं, फूड सिक्योरिटी समझ आया? यस सर। तो फूड सिक्योरिटी में क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं? पहला एस्पेक्ट कि फूड ग्रेन्स फिजिकली अवेलेबल हो हमारी कंट्री में। सेकंड, फूड ग्रेन को खाने वाले के पास परचेजिंग पावर हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तीसरा, जो एक फूड होता है ना, वो एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए होता है। ठीक है, एक्टिव और हेल्दी लाइफ का मतलब कि फूड जो है वो आपकी न्यूट्रिशन की डिमांड को भी पूरा करता हो। बेसिक थिंग, जैसे सिर्फ आप चावल या आटा ही ना खाई जा रहे हो, ठीक है, प्रोटीन बना, मतलब कि रोटियाँ बना लिया तो चार ना खा लिया, रोटियाँ बना लिया तो प्याज ना खा लिया, है ना, चौड़ बना ले तो नून पा के खा लिया, ये कंडीशन ना हो। फूड सिक्योरिटी के अंदर एक और एस्पेक्ट आता है न्यूट्रिशन, यानी कि देश, कौन सा देश तरक्की वाला देश है जो अपने देश में इस तरह का फूड अवेलेबल करा रहा है जिससे न्यूट्रिशन की भी डिमांड पूरी हो रही है। योर फूड शुड बी न्यूट्रिशियस। आई बात समझ में? ये इम्पोर्टेंट बात है। और तीसरा, टाइमली मिले फूड, रिलायबल फूड हो और न्यूट्रिशनली एडिकेट हो और सस्टेनेबल हो, मिलता रहे लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये नहीं है कि 2 महीने मिला, 2 महीने मिला ही नहीं। सस्टेनेबल हो, रेगुलर सप्लाई हो, फूड रिलायबल हो, टाइमली मिले, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के लिए, एक डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके लिए फूड सिक्योरिटी क्या मायने रखती है, इसके 4 स्टेजेस बनाए गए हैं। फूड सिक्योरिटी के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में जब देश एकदम नया नया बना होगा, जब देश नया नया आज़ाद हुआ होगा, पहली स्टेज, जब स्टेज बिल्कुल नया नया बना होगा, वो कौन सी स्टेज होगी? वो स्टेज जिसमें उस देश के लिए फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना, सीरियल्स, जस्ट फूड ग्रेन्स, जस्ट सीरियल्स, चाहे कि पेट भरने के लिए खाना ही मिल जाए, इसमें चावल और आटा। सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट
in respect of food security for that particular state or for that particular country is कि अब सेकंड स्टेज है, यानी कि पेट भरने के साथ साथ थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी, यानी कि फूड ग्रेन्स प्लस पल्सेस, फूड ग्रेन्स प्लस पल्सेस। थर्ड स्टेज थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ स्टेज, अब फूड ग्रेन्स और पल्सेस के साथ साथ थोड़ा सा और हेल्दी लाइफ, फूड ग्रेन्स प्लस पल्सेस प्लस मिल्क प्लस कर्ड, घी, ऑयल। लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फूड ग्रेन्स प्लस पल्सेस प्लस मिल्क प्रोडक्ट्स प्लस वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स प्लस मीट प्लस एग। कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी निर्धारित होती है। अगर अमेरिका जैसा देश है तो उसकी फूड सिक्योरिटी स्टेज 4 की होगी, यानी कि उसे ये सब उपलब्ध कराना है। और अगर इंडिया जैसा देश है तो उसकी फूड सिक्योरिटी स्टेज 2 की होगी। आटे भी हट देश है, आटा दाल स्कीम चलती है, दूध नहीं मिलता कितने भी करता, मिलता कितने राशन की दुकान पे ਜਿਹੜੀਆਂ फेयर प्राइस शॉप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, आटा, दाल, ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, पर दूध भी नहीं मिलता, दही भी नहीं मिलता। फेयर प्राइस शॉप पे गई हो कभी? वो जहाँ पे ऐसे रखे होते हैं बड़े बड़े फूड सिक्योरिटी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहला जो अंडर डेवलप्ड स्टेज हुआ उसमें सिर्फ इतना ही हुआ कि खाना ही मिल जाए, दूसरे में फिर थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐड, यानी कि बार बार एक बात पे बल दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव तो फूड सिक्योरिटी के 4 ऑप्शंस आएंगी, मैं आंसर ये करना है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज नॉट सफिशिएंट, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो, फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ 1950-51 का जो दौर था, उसके बाद आज 2013, 14, 15 जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कुल पैदावार 51 मिलियन टन, 51 मिलियन टन। आज के दौर में हमारे देश में लगभग 260 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, 5 गुना वृद्धि, है ना, 50 से 250 पार कर गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दौर ऐसा था जब देश आज़ाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मैं एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री हूँ जिसे अपनी सबसे जरूरत की चीज़, अपने पेट भरने लायक खाना भी विदेशों से मंगवाना पड़ता है। मैं मंगवा रहा हूँ और आगे आने वाले समय में भी मंगवाता रहूँगा, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं हर रोज़ कितना डरता हूँ। मैं इतने डरे हुए माहौल में जीता हूँ कि जिस देश को अपने लोगों का पेट तक भरने लायक चीज़, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ भी बाहरी लोगों से मंगवानी हो, वो देश किस तरह से भय से अलग रह सकता है, डर से बाहर जी सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द सेल्फ सफिशिएंट होना हमारी लाइफ का टारगेट है, हमारी कंट्री का टारगेट है, क्योंकि किसी के ऊपर निर्भर होना खाने के लिए हमारे देश की सॉवरेनिटी को भी काम करता है। किस तरह से वो लोग खाने का बल्क का प्रयोग करके फूड क्रॉप्स का, फूड ग्रेन्स की फोर्स को यूज़ करके हमारी कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, हमारी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको हार्म करते हैं। उसका उदाहरण ये दिया गया कि 1955-66 में जब हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा था, उसके बाद उस समय मैंने आपको ये कहानी पहले भी बताई थी, उस समय अमेरिका से एक बीट आती थी PL482 मंथली बेसिस पे, PL482 बीट। तो अमेरिका ने हमें धमकी दी थी और सप्लाई रोक दी थी उस बीट की, इसलिए कि उस समय ना वियतनाम में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ना अमेरिका अपना ऑपरेशन कर रहा था, वियतनाम में सफाया कर रहा था। तो ऑपरेशन ऑरेंज भी हुआ था एक, पता, बहुत खतरनाक ऑपरेशन था। पता क्या किया था अमेरिका ने? जितने भी
रेवोल्यूशनिस्ट थे ना, वो जंगलों में छुप गए थे जाकर के। अमेरिका को परेशानी बहुत हुई थी क्योंकि लैंड ऑपरेशन ये कर नहीं पा रहा था, ये हवाई हमले कर रहा था, जंगलों में वो दिख नहीं रहे थे। अमेरिका ने बहुत गंदे काम भी किया ऐसा, तो इसलिए यह कि ऑपरेशन ऑरेंज चलाया, इसलिए ऐसा केमिकल छिड़का कि इतना सा पत्ता भी नहीं जंगल के किसी पेड़ पे बचा, इतना सा पत्ता भी। और 30 साल तक उस जंगलों में पत्ते नहीं आए थे, उसे ऑपरेशन ऑरेंज का नाम दिया गया। सारा जंगल रातों रात क्लीन, और अगले ही दिन ऊपर से हेलीकॉप्टर से 2 घंटे के अंदर सारे साफ जितने भी छुपे हुए थे सफा चल बस एंड हो गया। ऐसे काम करता है तो केमिकल वार्स छेड़ने का और ये सब करने के दुनिया को नमूने मिलकर नहीं भेजती है, और तभी से वहाँ का खाना कंटामिनेटेड, बहुत प्रॉब्लम सफर की वियतनाम में। तो अमेरिका का ये कहना था कि 1965-66 में जब वो वियतनाम पे हमले कर रहा था, अमेरिका का ये कहना था कि इंडिया और हम लोग की खिलाफत कर रहा था। अमेरिका का ये कहना था कि तुम खिलाफत नहीं कर सकते, शांत रहो, चुप रहो, खिलाफत मत करो, खिलाफत करोगे तो खाने की सप्लाई रोक देंगे। तो ठीक उन्होंने रोक दी थी, तो PL 482 नाम की कड़क की सप्लाई उन्होंने रोकी। और ये कितना बड़ा हार्म है हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी को, हमें मजबूरन ना चाहते हुए भी वियतनाम की सपोर्ट हम नहीं कर पाए, करना चाहते हैं हम कर नहीं पाए, और हमारे रिलेशंस खराब हुए। आज इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस क्यों नहीं है साउथ ईस्ट एशिया के साथ? चाइना के क्यों है ज़्यादा? क्योंकि चाइना खड़ा हो जाता था सपोर्ट में, चाइना करता था मदद, हम नहीं कर पाते, ये चाइना सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसी की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया कि सेल्फ सफिशिएंसी लाई जाए। तो सेल्फ सफिशिएंसी लाने की दिशा में सबसे पहला ब्रेक थ्रू हमें मिला सीड, वाटर एंड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। 260 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइम, ठीक है। ये लेवल हमने अचीव किया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया हम आज की डेट में। लेकिन क्या किया है साहब ने हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का? ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, सब कुछ हुआ। कुछ समीकरण बदले हमारे देश के अंदर। क्या समीकरण बदले? वो ये थे कि क्या, पहली बात तो हम कितने मिलियन टन उगा रहे थे और कितना उगा रहे थे बता दिया। वो जो हमारी उस टाइम पर जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी 51 में, उस फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गया मैंने, देखो जो सीरियल्स होती है ना, सीरियल्स में फूड ग्रेन्स आती है प्लस पल्सेस आती हैं, ठीक है। क्या आती है? फूड ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, CEREL। कुछ फूड ग्रेन्स भी होंगे, पल्सेस भी। फूड ग्रेन्स जो होते हैं राइस ते वीट, तो पल्सेस जो होती हैं दाल। तो इसमें ये फैक्ट बताया गया है कि जो उस टाइम पर जो हमारे टोटल जो सीरियल प्रोडक्शंस हुआ करती थी उस टाइम पे, उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन 84% थी। कितना? 84%। तो पल्सेस कितनी थी? 16%। टोटल सीरियल प्रोडक्शन उस जमाने में 100%, उसका 84% क्या था? फूड ग्रेन्स, और बाकी का 16% क्या था? पल्सेस। समझ आ रहा है इफेक्ट? वो फंडा अब रिवर्स हो गया। आज की डेट में जो टोटल सीरियल प्रोडक्शन मान लो 100% हो रही है, तो उसमें से अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन 93% और पल्सेस कितनी? 7%। यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ी और पल्सेस 16 से घट के कितनी होगी? 7। इट मींस कंट्री में फूड तो अवेलेबल हुआ लेकिन बेटर क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का, यानी कि न्यूट्रिशन का लेवल घटा, क्योंकि पल्सेस आर इक्वल टू न्यूट्रिशन, प्रोटीन, है ना। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे फूड सेल्फ सफिशिएंसी तो हुई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो हुई, लेकिन हुआ क्या? न्यूट्रिशन का लेवल डे बाय डे डाउन रहा है, ठीक है। अगला इसमें ये समझाया गया है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होती थी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एक है सीरियल, एक है फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के अंदर फर्दर है राइस एंड व्हीट। सीरियल का टोटल 100% प्रोडक्शन में से फूड ग्रेन प्रोडक्शन तब 84 जो अब 93 हो गई। ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 93%, जो पहले 84 थी। जब ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन 84% थी,
तब इसमें राइस एंड व्हीट का कंट्रीब्यूशन 53% था। रेस्ट ऑफ द क्या था, कोर्स सीरियल्स। 84 में से 53 घटा दो, कितने हो गए, 30%। कितने हो गए, 30। तो 30% क्या थे, कोर्स ग्रेन। लेकिन आज की डेट में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वो जो राइस एंड व्हीट का कंट्रीब्यूशन था 53% था, वो बढ़ के अब 77% हो गया। यानी कोर्स ग्रेन की प्रोडक्शन घटी। इससे क्या पता लगता है कि जो लोग पहले मोटा अनाज खाते थे, अब वो लोग भी चावल और कणक खाने लग पड़े हैं। और मोटा अनाज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई प्रोटीन। यानी कि उन लोगों न्यूट्रिशन का लेवल घटा। क्यों? क्योंकि एक ने उनके मोटे अनाज को रिप्लेस तो किया फूड ग्रेन के साथ, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है ड्यू टू लैक ऑफ कोर्स ग्रेन, उसको हमने कॉम्पेंसेट नहीं किया विद डेवलप्ड पल्सेस, विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ पल्सेस, क्योंकि पल्सेस का अमाउंट भी इक्वली गिरा है। अब ये फैक्टर समझ में आया? ध्यान से सुनो, प्यार से ये आंकड़े बहुत मायावी आंकड़े हैं, बड़े मजेदार हैं। हमारे देश में पहले जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था, हमारी कंट्री में, उसमें से ना जैसे पहले राइस एंड व्हीट का कंट्रीब्यूशन 53% था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान बूम किसका सुनने आया? तो फूड ग्रेन्स के अंदर ही अब पहले जब राइस 77% छोड़ दो, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले होती थी, उसमें लगभग 50 से 55% क्या होते थे, राइस एंड व्हीट। बाकी क्या होते थे, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, रागी, ये सब कुछ होता है, मोटा अनाज, है ना। यानी कि आधा हिस्सा एक, आधा हिस्सा वो। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें लगभग 77% राइस एंड व्हीट है। यानी कि वो मोटा अनाज बढ़ गया। वो मोटा अनाज क्या होता था, हाईली प्रोटीन, हाईली फाइबर, प्रोटीन होता था, फाइबर होता था, कैलोरी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती थी इसकी। तो हमने क्या किया, अगर हम ये अब मानते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर राइस एंड व्हीट का कंपोनेंट बढ़ रहा है, इट मींस कोर्स ग्रेन का कंपोनेंट घट रहा है ना। तो इट मींस वो लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो लोग ने मोटा अनाज खाना छोड़ा, इसी वजह से तो अब उसकी उपज भी कम हो रही है। तो इट मींस वो कुछ और खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं, जो अनाज बढ़ा है, राइस एंड व्हीट, तो वो राइस एंड व्हीट खाने लगे हैं। लेकिन चक्कर क्या आ रहा है कि राइस एंड व्हीट की वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है जो मोटे अनाज की होती थी। तो एक तरफ तो उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आई है क्योंकि उन्होंने मोटा अनाज खाना छोड़ा है। लेकिन फायदा हो सकता था अगर हम इक्वली पल्सेस सप्लाई करते हो। तो सेकंड हैंड पे पल्सेस की भी प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है। तो हमने क्या कर दिया, एक ऐसा फूड सफिशिएंसी कर दी, एक ऐसी फूड सिक्योरिटी कर दी जिसमें राइस और व्हीट एक्सेस में मंडियों में सड़ रहे हैं और राशन की दुकानों पे सड़ रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली आइटम्स हैं, पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन्स, वो डे बाय डे डेफिशिएंट हो रहे हैं। अब समझ में आया कि आर फूड सिक्योरिटी इज हॉलो, खाली है, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशियस। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन डेफिसिट फूड सिक्योरिटी, वी आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन डेफिसिट फूड सिक्योरिटी, that is a problem that we are suffering from. Okay, प्रॉब्लम ये आ गई कि जो फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत हाई लेवल पर हम डेफिशिएट कर रहे हैं पल्सेस के केसेस में। ठीक है, फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी तो है, बहुत अच्छे पैमाने पर है। क्या प्रॉब्लम होगी, अब आप एक चीज समझोगे, ध्यान से सुनो। फूड ग्रेन्स में बार बार एक बात बता रहा हूँ, जब भी बात आएगी, आज की डेट में हर बंदे को खाने के लिए अनाज ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक है, सुनो, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आज की डेट में जो अवेलेबल है, वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रति व्यक्ति खाने की उपलब्धता जो आज की डेट में है, वो प्रति व्यक्ति खाने की उपलब्धता जो पहले थी उससे ज़्यादा है। ठीक है, आज की डेट में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पर पर्सन ज़्यादा है, ज़्यादा फूड मिल रहा है। देखिए, वो जो फूड मिल रहा है उसमें फूड ग्रेन का परसेंटेज ज़्यादा है जितना पहले फूड ग्रेन मिल रहा था उससे, लेकिन पल्सेस का प्रोपोर्शन कम है जितनी पहले पल्सेस मिल रही थी उससे। जैसे पहले पर कैपिटल सपोजली पहले पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन 400 थी अगर, तो अब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन 500 है। लेकिन पहले वो जब 400 ग्राम फूड ग्रेन अवेलेबल था ना पर कैपिटा, उसमें से 300 ग्राम